हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे व्यापारिक सेल या बैटरी के बारे में। तो जो व्यापारिक सेल होते हैं वे विद्युत रासायनिक सेल ही रहते हैं, लेकिन जब विद्युत रासायनिक जो सेल रहेंगे वो ऊर्जा के स्रोत हैं, माने कि उनसे ऊर्जा मिलती है। तो इन्हीं सेलों को जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो बैटरी का निर्माण होता है। माने कि अगर सेल को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सेल से बैटरी का निर्माण होगा, जिनका उपयोग व्यापारिक रूप से किया जाता है। तो उन्हें बोलेंगे व्यापारिक सेल। जो सेल व्यापारिक रूप से उपयोग होंगे और श्रेणी क्रम में जोड़ने से जो बैटरी बनेगा और उनसे विद्युत धारा प्राप्त होगी तो वो कहलाएगी व्यापारिक बैटरियाँ। तो विद्युत रासायनिक सेल का उपयोग व्यापारिक दृष्टि से करने के लिए देखा जाता है कि उनमें जो आवश्यक गुण हैं वो हैं कि नहीं। तो सबसे पहले जो विद्युत रासायनिक सेल हैं उनमें निम्न गुण होने चाहिए। तो पहला है उनका भार कम होना चाहिए और छोटा होना चाहिए आकार उनकी, और उनको कहीं भी लाने ले जाने में सुविधा होनी चाहिए, माने सुविधाजनक होना चाहिए। दूसरा है कि इनको लंबे समय तक स्थिर वोल्ट की विद्युत धारा इनसे मिलती रहनी चाहिए। तीसरा है इन्हें एक बार अगर इनका आवेशन में समाप्त हो जाता है तो पुनः आवेशित करने की क्षमता या रिचार्ज करने की विशेषता उसमें होनी चाहिए। चौथा है कि जो विद्युत रासायनिक सेल हैं उनका दाम कम होना चाहिए या उनको किफ़ायती होना चाहिए। अगर ये सारे गुण किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में पाए जाएंगे तो वो जो सेल हैं व्यापारिक रूप से उपयोग होने लायक रहते हैं और उन्हें व्यापारिक सेल कहा जाता है। तो जो व्यापारिक सेल रहेंगे वो 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल। तो जो प्राथमिक सेल रहेगा उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है विद्युत रासायनिक सेल में। तो एक दिशा में अभिक्रिया होगी, उसके बाद उनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, तो वो कहलाएगा शुष्क सेल। माने कि जो विद्युत रासायनिक सेल है उनमें एक ही दिशा में रासायनिक अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया, उसके बाद उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, माने पुनः रिचार्ज नहीं कर सकते, तो वो कहलाता है प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल रहते हैं तो 2 हैं, पहला है शुष्क सेल और दूसरा है मरकरी सेल। यहाँ पे इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो जो पहला शुष्क सेल है उसके बारे में देखेंगे। तो ये है शुष्क सेल का एग्जाम्पल या और उसकी संरचना। तो इसमें जो जिंक है, जिंक धातु की एक बाहरी खोखली बर्तन लिया गया है, खोखला आवरण, उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का बना हुआ पेस्ट को भरे हैं। और ये जो जिंक का खोखला जो आवरण है वो एनोड का काम करेगा, और ये विद्युत रासायनिक सेल है इसलिए यह एनोड में ऋण आवेश पाया जाएगा। उसके बाद एक यहाँ पे ग्रेफाइट की छड़ लिया गया है, और ग्रेफाइट का छड़ जो है यहाँ कैथोड का काम करेगा, और इसमें मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट को भरा जाता है ग्रेफाइट के छड़ के चारों ओर। तो ये जो पूरा भाग है ये कैथोड का काम करेगा, और कैथोड में धन आवेश रहता है, और जो ऊपर में ग्रेफाइट की छड़ है उसमें धातु की टोपी लगा दी जाती है। इस प्रकार से शुष्क सेल की संरचना है जिसमें जिंक का एनोड और ग्रेफाइट के या कार्बन का जो है कैथोड रहता है, और इसमें विद्युत रोधी परत जो जिंक का आवरण रहता है उसके चारों ओर यहाँ पे लपेट दी जाती है। अब इसकी क्रियाविधि देखेंगे तो इसमें
एनोड पे सबसे पहले ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पे अपचयन होगा। तो एनोड पे जिंक यहाँ एनोड का काम कर रहा है, तो इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और जिंक से Zn2+ बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। उसके बाद जो अपचयन की क्रिया है वो एनोड वाले में होती है। तो एनोड में यहाँ पे ग्रेफाइट की छड़ लिया गया है, जिसके संपर्क में मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो मैग्नीज रहता है ये अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम प्लस आयन इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला है उसको ग्रहण करता है और यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर रहता है 4 या +4। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ से यहाँ बनाता है Mn2O3, जिसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर रहता है +3। तो +4 यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे +3 प्रोडक्ट में बना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ मैग्नीज का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन क्रिया होती है। तो ये हो गया इसका रासायनिक अभिक्रिया। इसको पूरे को अगर हम लोग जोड़ कर लिखेंगे तो यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। बाकी सब को इस साइड जो है उसको प्लस प्लस करके लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और इधर जो है उसको प्लस करके राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो इसको जोड़ने के बाद यही समीकरण संपूर्ण अभिक्रिया के रूप में यहाँ मिलता है। तो यहाँ पे जो NH4 था उससे NH3 का निर्माण हुआ है और इसका एक हाइड्रोजन जो था उसी से H2O बना है। तो ये इसका अभिक्रिया था। अब देखेंगे कि जो शुष्क सेल का उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है। तो टार्च के रूप में, टेप रिकॉर्डर में, रेडियो में, खिलौने में, कैलकुलेटर में, इन सब में शुष्क सेल का उपयोग होता है। और शुष्क सेल की जो कार्यविधि है वो लेक्लांसी सेल के जैसे रहता है और इसी के सिद्धांत पे शुष्क सेल कार्य करता है। ये हो गया शुष्क सेल। अब देखेंगे कि जो शुष्क सेल का वोल्टेज है वो कितना रहता है। तो शुष्क सेल में 1.25 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट के मध्य इसका वोल्टेज होता है। और यहाँ जो अमोनियम आयन था, अमोनियम आयन से बना था यहाँ अमोनिया, वो अमोनिया जिंक के ऑक्सीकृत वाले जिंक से रिएक्शन करके यहाँ पे संकुल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है या संकुल आयन का निर्माण करता है। ये हो गया पहला प्राथमिक सेल। अब जो द्वितीयक प्राथमिक सेल है उसमें आता है मरकरी सेल। तो मरकरी के सेल में इसका उपयोग होता है घड़ी में, कैमरे में और विभिन्न प्रकार के जो श्रवण यंत्र रहते हैं उन सब में मरकरी सेल का उपयोग किया जाता है। और इसमें जिंक अमलगम का एनोड बना रहता है। किसी भी धातु के साथ जब हम लोग मरकरी को मिलाते हैं तो वह उस धातु का अमलगम कहलाता है। तो यहाँ पे जिंक के साथ मरकरी को मिलाए हैं तो ये कहलाएगा जिंक अमलगम। अगर कॉपर के साथ मरकरी को मिलाएंगे तो वो कहलाएगा कॉपर अमलगम। इसी प्रकार से किसी भी धातु के साथ जब मरकरी मिलता है तो उसके अमलगम का निर्माण करता है। तो यहाँ पे जिंक अमलगम का जो रहता है एनोड रहता है और इसमें मरकरी के 2 ऑक्साइड का मतलब है मरकरी की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और कार्बन का चूर्ण तथा चांदी या फिर लोहे का चूर्ण इसमें कैथोड का काम करता है। तो इसकी संरचना देखेंगे तो ये है इसकी संरचना। तो इसमें ये जो एनोड है
ये बने रहेगा जिंक अमलगम का, ये है एनोड इसका। उसके बाद जो कैथोड है ये बना रहेगा मरकरी ऑक्साइड, कार्बन और चांदी या फिर लोहे के चूर्ण से, और ये एनोड ऋण आवेशित रहेगा और ये कैथोड हो जाएगा धन आवेशित। और दोनों के बीच में यहाँ पे जो ये काला काला दिख रहा है विभाजक लिखा है, ये विभाजक बना रहता है जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। यहाँ पे दिया हुआ है जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक संरंध्र पात्र में विद्युत अपघट्य का या फिर विभाजक का काम यहाँ पे करता है। तो ये है इसकी संरचना। अब देखेंगे कि इसमें होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है, एनोड पे अभिक्रिया और कैथोड पे अभिक्रिया किस प्रकार से होगी। तो जो एनोड है उसमें अमलगम मिला हुआ है, मरकरी मिला हुआ है, तो ये कहलाएगा जिंक अमलगम। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। जो ऑक्सीकरण होता है तो ZnO के फॉर्म में आ जाता है। माने कि यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +2 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो ये हो जाएगा +2। और यहाँ पे जो जिंक है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे जाके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है एनोड पे। और जो अपचयन होता है वो यहाँ पे अपचयन होगा इसका मर्क्यूरी का। मरकरी में यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन का होता है -2, तो मरकरी का हो जाएगा +2। अब ये यहाँ पे Hg या मरकरी में ही मरकरी के रूप में मिलता है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0। तो यहाँ पे +2 से 0 में आया, इसलिए यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन की क्रिया हो रही है। अगर इनको मिला करके लिखेंगे दोनों को तो कुल अभिक्रिया के रूप में यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला था और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो दोनों साइड है उसको दोनों साइड लिखेंगे और इसमें से OH- और ये OH- कैंसिल हो जाएगा। यहाँ का H2O और यहाँ का H2O भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचा उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अपने अपने साइड लिखते हैं, तो ये हम लोग को टोटल अभिक्रिया मिल जाती है जिंक से, जिंक इलेक्ट्रोड और मरकरी इलेक्ट्रोड के लिए, जो कि मरकरी सेल में होता है। ये हो गया मरकरी सेल। अब देखेंगे कि जो मरकरी सेल है उसमें मरकरी सेल का वोल्टेज क्या होता है। तो मरकरी सेल का जो वोल्टेज है 1.35 वोल्ट रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं द्वितीयक सेल। तो जो द्वितीयक सेल है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके इसको पुनः आवेशित किया जा सकता है। माने कि इन सेल में एक दिशा में अभिक्रिया होने के बाद जब ये आवेशहीन हो जाते हैं तब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, इसलिए ये कहलाते हैं द्वितीयक सेल। तो जो द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है सीसा संचायक सेल और दूसरा है निकिल कैडमियम संचायक सेल। तो पहले देखते हैं कि सीसा संचायक सेल क्या होता है। तो इस सेल में जो कई वोल्टीय सेल रहता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद ये बनी रहती है। यहाँ पे देखेंगे तो ये है उसका स्ट्रक्चर जिसमें श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 और 6 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर इसको एक सेल मानेंगे और इसको एक मानेंगे तो ये ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे समांतर क्रम में जुड़ा है। इस प्रकार से ऊपर नीचे जुड़ते हैं
1 2 3 4, तो उसको बोलेंगे समांतर क्रम। लेकिन जब ये इस लेफ्ट और राइट साइड में बढ़ते हुए जुड़ते हैं तो इनको बोलेंगे श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में यहाँ पे वोल्टेज सेलों को जोड़ा गया है। यहाँ पे जो कैथोड है इसमें एक एनोड रहता है इसमें भी, और एक रहता है कैथोड। तो एनोड बनाने के लिए यहाँ पे लेड और यह है एंटीमनी, तो लेड और एंटीमनी के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। और लेड और एंटीमनी का जो एक जाली रहता है उसमें महीन चूर्ण वाले को स्पंजी लेड में महीन चूर्ण किया हुआ स्पंजी लेड भरा रहता है। माने कि ये जो लेड है जो एनोड का काम कर रहा है, इसमें लेड और एंटीमनी का जाली है जिसमें स्पंजी लेड है उसका चूर्ण को भर दिए हैं जो कि एनोड का काम करेगा। उसके बाद जो कैथोड के लिए फिर से हम लोग वही लेते हैं, लेड और एंटीमनी मिश्र धातु का जो जाली रहता है उसमें लेड ऑक्साइड को भरते हैं कैथोड के लिए। तो यहाँ पे दिखाई देगा कि जो कैथोड है ये उसमें लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड का जो चूर्ण है उसको भर दिया गया है लेड और एंटीमनी की जाली में। तो ये करेगा कैथोड का काम जिसमें है प्लस आवेश, और ये करेगा एनोड का काम जिसमें है माइनस आवेश। तो इस प्रकार से इस सेल में कैथोड और एनोड की संरचना होती है। उसके बाद इस सेल में जो विद्युत अपघट्य का काम करता है वो रहता है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे जो डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 या हिंदी में बोलेंगे तो तनु H2SO4, ये यहाँ पे विद्युत अपघट्य का काम करता है। तो ये था लेड स्टोरेज बैटरी जो कहलाता है सीसा संचायक सेल। अब इसमें जो अभिक्रिया देखेंगे तो वो हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनोड अभिक्रिया। तो एनोड अभिक्रिया के लिए लेड का यहाँ पे एनोड बना हुआ है, तो लेड में यहाँ पे 0 था ऑक्सीडेशन नंबर, और ये H2SO4 का सल्फेट आयन में डूबा हुआ है, इसलिए इसको भी लिए हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट आयन। यहाँ पे लेड सल्फेट बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, माने कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा देखेंगे कैथोड पे, तो जो लेड ऑक्साइड है सल्फेट आयन में ये भी डूबा हुआ है लेड डाइऑक्साइड, यहाँ पे लेड डाइऑक्साइड इसमें डूबा हुआ है यहाँ पे H2SO4 में, तो ये भी कैथोड का काम कर रहा है। तो लेड डाइऑक्साइड सल्फेट आयन में डूबा है, तो यहाँ पे इसमें रिडक्शन होगा, तो ये बनाएगा लेड सल्फेट। तो यहाँ पे जो लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट था +4, क्योंकि 2 ऑक्सीजन से अटैच है, तो यहाँ पे लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2। तो +4 से +2 हो रहा है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे जो लेड में अर्थात कैथोड में रिडक्शन की क्रिया हो रही है। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया को लिखने के लिए सबसे पहले दोनों साइड जो कॉमन है 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इसको कट करेंगे, उसके बाद दोनों साइड जो है उसको लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इसका पूरा सेल रिएक्शन। तो ये हो गया सीसा संचायक सेल। अब इसमें देखेंगे कि बैटरी को पुनः आवेशित करना। तो बैटरी को पुनः आवेशित कर सकते हैं इसमें, या रिचार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी सेल है या फिर द्वितीयक सेल है। तो इस सेल में बैटरी को पुनः आवेशित करने के लिए क्या किया जाता है, जो वोल्टेज वाली माने उपर्युक्त वोल्टेज वाली विद्युत धारा को विपरीत दिशा में प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोड के साथ जो अभिक्रिया होती है
वह अभिक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है। और विपरीत दिशा में अभिक्रिया होगा तो जो विद्युत रासायनिक सेल है उसका उल्टा होता है विद्युत अपघटनी सेल। तो इसमें विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत रासायनिक सेल से यह सेल विद्युत अपघटनी सेल की भांति कार्य करेगा और जो बैटरी है वह पुनः आवेशित हो जाती है और इसमें एनोड पे लेड जमा होने लगता है और कैथोड पे लेड डाइऑक्साइड जमा हो जाता है और H2SO4 का उत्पादन फिर से होने लगता है, उसका घनत्व तो बढ़ जाता है और इस प्रकार से यह बैटरी पुनः आवेशित हो जाती है। तो जब पुनः आवेशित होगा तो उसके लिए जब अभिक्रिया देखेंगे तो जो अभिक्रिया हम लोग पहले देखे थे उसी अभिक्रिया को इसमें उलट कर लिख दिया है। उसमें जो अभिक्रिया कैथोड पे होता था वह अभिक्रिया इसमें एनोड पे होगा और जो अभिक्रिया पहले एनोड पे होता था वो अभिक्रिया इसमें कैथोड पे होगा और जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा था वो राइट हैंड साइड लिखाएगा और राइट हैंड साइड लिखाया था वो लेफ्ट हैंड साइड लिखाता है। तो ये हो गया सीसा संचायक सेल। उसके बाद देखेंगे कि जो अगला है सेकेंडरी सेल, उसमें आता है जो अगला सेकेंडरी सेल है उसमें आता है निकिल कैडमियम संचायक सेल। तो जो निकिल कैडमियम संचायक सेल है ये भी सेकेंडरी है, माने कि इसको भी पुनः आवेशित किया जा सकता है। और ये जो बैटरी रहता है यह लेड से छोटा रहता है और हल्का रहता है। इसका उपयोग पोर्टेबल उपकरणों में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर में इसका उपयोग होता है। इसमें जो कैडमियम का एनोड रहेगा और KOH विलयन से भीगे हुए निकिल डाइऑक्साइड से भरी हुई धात्विक जाली कैथोड का काम करेगी। इस सेल में भी रासायनिक अभिक्रिया वही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे और रिडक्शन होगा कैथोड पे। तो यहाँ पे CD था जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे था तो CdOH2 बनाया। तो यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन से यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। तो ये हो गया CD या कैडमियम का ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे निकिल था और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ के बना रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे निकिल का रिडक्शन हो रहा है जो कि कैथोड पे होता है। तो ये इसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के आधार पे यह बैटरी काम करेगी। और इसकी जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से रहता है। ये ब्लैक वाला धन आवेशित प्लेट है, फिर विभाजक प्लेट लगा हुआ है और उसी में एक ऋण आवेशित प्लेट भी लगा हुआ रहता है। और इसको पुनः आवेशित करने के लिए जो लेड स्टोरेज बैटरी रहता है उसी के भांति इसको बाह्य विद्युत स्रोत के साथ जोड़कर विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे इलेक्ट्रोड पर विपरीत अभिक्रियाएं होती हैं और यह पुनः आवेशित हो जाता है और विद्युत अपघटन सेल की भांति कार्य करेगा और पुनः आवेशित होकर के यह फिर से उपयोग के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तीसरा है ईंधन सेल। तो जैसे हम लोग उसमें एनोड लेते थे और कैथोड लेते थे, तो जो ईंधन सेल भी क्या है, एक विद्युत रासायनिक सेल है, लेकिन उसमें एनोड जिस पदार्थ का बना रहता था वही पदार्थ ऑक्सीकृत होता था और जो कैथोड जिसका बना रहता था वही पदार्थ अपचयित होता था। लेकिन जो ईंधन सेल है उसमें एनोड और कैथोड का ऑक्सीकरण और रिडक्शन नहीं होता है। इसमें ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ इलेक्ट्रोड की धातु नहीं होती है, बल्कि इसमें जो ईंधन भेजा जाता है वह ईंधन इसमें ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा
वह कैथोड पर दहन में सहायक वायु अर्थात ऑक्सीजन को प्रवाहित किया जाता है, तो कैथोड पर अपचयन होता है। माने कि इसमें ऑक्सीकृत होने के लिए ईंधन बाहर से भेजा जाता है और वही ईंधन ऑक्सीकृत होता है, और इसमें कैथोड में भी ऑक्सीजन गैस या जिस ईंधन का जो सेल बना रहता है उस ईंधन को एनोड में भी प्रवाहित करेंगे और कैथोड में भी प्रवाहित करते हैं। तो जो ईंधन है उसके दहन से ऊर्जा को इसमें सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसलिए इस सेल को ईंधन सेल कहते हैं। तो इस सेल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन जैसे ईंधनों का उपयोग किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है H2O2 ईंधन सेल। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन के रूप में उपयोग होगा, और इसका सबसे पहले उपयोग जो हुआ था वो चंद्रमा पर उतरने वाले अपोलो अंतरिक्ष यान में सफलतापूर्वक इसका उपयोग किया गया था। तो इसमें इसकी जो संरचना है उसमें देखेंगे तो ये है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड है एनोड, इधर है कैथोड। तो एनोड में जो सरंध्र कार्बन का ये इलेक्ट्रोड है और ये है भी है सरंध्र कार्बन का इलेक्ट्रोड। तो एनोड की तरफ हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है जिसका ऑक्सीडेशन होगा, और इधर से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है कैथोड में जिसका रिडक्शन होगा। तो ये है उत्प्रेरक युक्त सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड, और जो बीच में भरा रहता है NaOH या KOH का जलीय सॉल्यूशन जो विद्युत अपघट्य का काम करेगा, और एनोड पे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का काम करेगा, और इधर से जो ऑक्सीजन गैस भेज रहे हो कैथोड का काम करेगा। इसमें जो सेल अभिक्रिया होगी उसको देखते हैं। तो एनोड पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ जब विद्युत अपघट्य लिया गया है NaOH और KOH, यहाँ से OH माइनस आयन के साथ ये रिएक्शन होता है, और ये H2 जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है इधर बनाएगा H2O माने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। तो इसमें ऑक्सीडेशन होता है हाइड्रोजन गैस का, और कैथोड पे ऑक्सीजन गैस भेज रहे हैं। तो ऑक्सीजन गैस यहाँ से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कौन निकाला, ये हाइड्रोजन। तो उसको 2 से इंटू किए तो 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ टोटल निकल रहा है। उन चारों इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन अपने में ग्रहण करेगा और 4OH माइनस आयन बनाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी जो जीरो था उससे माइनस में आ रहा है, तो यहाँ इसका रिडक्शन होता है। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया के रूप में हो जाएगा 2H2 + O2, और ये बनाएगा 2H2O। यहाँ का 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ का 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और ये 2H2 और ये 2H2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ H2 और 2 है, तो ये बनाएगा 2H2, और ये 2OH माइनस है और इंटू 2 है, तो ये 4OH माइनस हो गया, और ये 4OH माइनस, तो ये 4OH माइनस और 4OH माइनस कट गया। तो इधर का 2H2 वो भी कट गया है, तो ये H2 + O2 बचा, और ये दोनों मिलकर के इधर 2H2O का निर्माण किए जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, और 2H2O यहाँ बनने के बाद बाहर निकलता है यहाँ से। तो ये है ईंधन सेल। और ईंधन सेल का जो उपयोग है इसको गाड़ियों में किया जाता है। ईंधन सेल जो गैसीय मिश्रण है वो गैसीय मिश्रणों को अगर हम लोग सतत लगातार इसमें रखेंगे तो ये हमेशा काम करते रहेगा ईंधन सेल, और सतत रूप से इसमें काम होते रहता है।
और ईंधन सेल का उपयोग गाड़ियों में रेडिएटर सब की बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। ईंधन सेल की विशेषताएं देखते हैं तो ईंधन सेल प्रदूषण रहित कार्य प्रणाली वाला होता है, अर्थात ईंधन सेल में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं रहता है, इसलिए इसका उपयोग हानिकारक उत्पाद नहीं देने के कारण अधिक किया जाता है। उच्च दक्षता, जो ईंधन सेल की दक्षता है लगभग 70 से 75% तक होती है, इसलिए इसका उपयोग अधिक होता है। ऊर्जा के सतत स्रोत हैं, ये लगातार विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाले स्रोत रहते हैं, इसलिए इनका उपयोग भी किया जाता है ईंधन सेल का। और ईंधन सेल में के उदाहरण में प्रोपेन ऑक्सीजन ईंधन सेल और मेथेनॉल ऑक्सीजन ईंधन सेल में भी के रूप में भी ईंधन सेल का निर्माण संभव है। उसके बाद जो ईंधन सेल की निर्माण में कई प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, उसको देखेंगे। तो ईंधन सेल में बनाने के लिए उच्च ताप एवं दाब एकत्र करके रखना पड़ता है। गैसीय ईंधन सेल को कम ताप एवं उच्च दाब पर एकत्र करके रखना पड़ता है, जो सबसे पहली समस्या है। दूसरा, ईंधन सेल इलेक्ट्रोड में प्रयुक्त होने वाले जो उत्प्रेरक हैं जैसे प्लेटिनम, पीबी, एजी, इन सब अत्यधिक महंगे आते हैं, इसलिए इसके इलेक्ट्रोड में उत्प्रेरक उपयोग करने के कारण ये थोड़ा समस्या उत्पन्न करता है। इसका उचित ढंग से कार्य करने के लिए 3 प्रावस्थाओं जैसे गैसीय ईंधन और द्रव विद्युत अपघट्य और ठोस के रूप में इलेक्ट्रोड, ये जब कार्य करता है तो इसका ईंधन रहता है गैस के रूप में रहेगा, इसका विद्युत अपघट्य द्रव के रूप में रहता है और इलेक्ट्रोड ठोस के रूप में रहता है। माने 3 प्रावस्थाओं में संपर्क रखने के कारण ये तकनीकी समस्या उत्पन्न करती है। और जो ईंधन सेल का है सैद्धांतिक रूप से इसकी दक्षता 95% होनी चाहिए, किंतु यह 70 से 75% ही मिलती है, इसलिए इसके उपयोग में कुछ कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। अब देखेंगे संक्षारण या कोरोजन, जिसको हम लोग बोलते हैं जंग लगना, उसको रासायनिक भाषा में बोला जाता है संक्षारण। यहाँ तक हम लोग पढ़े विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। अब देखेंगे संक्षारण के बारे में। तो जो वायुमंडल में उपस्थित नमी और गैस के द्वारा धातुओं के धीमी गति से अवांछित यौगिकों और सामान्यतः ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाने का जो प्रक्रम है वो कहलाता है संक्षारण। तो धातु जैसे लोहे को हम लोग बाहर खुला छोड़े रहेंगे तो उसमें गैस और नमी के संपर्क में आता है, तो धीमी गति से वह अवांछित माने उपयोग नहीं आने वाले अवांछित या जिसकी अपेक्षा हम लोग नहीं किए रहते हैं उस प्रकार से जंग लग जाता है, अवांछित यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है, तो उस क्रिया को बोलेंगे संक्षारण या हिंदी या सामान्य भाषा में बोलेंगे जंग लगना। तो जंग लगने में लोहा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, जो लोहा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग आयरन या फिर फेरस। तो आयरन या फेरस रहेगा, ये इसके ऑक्साइड में बदल जाता है और ऑक्साइड में बदलेगा तो जल नमी को भी वातावरण के अवशोषित करेगा। तो इसका जंग का जो रासायनिक नाम है वो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसका सामान्य सूत्र होता है Fe2O3XH2O। तो जंग लगने का जो सिद्धांत है वो है कि नमी और गैस को, ऑक्सीजन को और नमी को ग्रहण करके यह आयरन के ऑक्साइड में बदलता है, इसलिए इसका रासायनिक नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और यही जंग का रासायनिक सूत्र होता है। तो जंग लगने के लिए जो रासायनिक सिद्धांत दिया गया है या विद्युत रासायनिक सिद्धांत, उसके अनुसार जो
अशुद्ध लोहा रहता है उसी के सतह पे पहले जंग लगेगा। तो अशुद्ध लोहा की जो सतह रहता है वह विद्युत रासायनिक सेल की भांति काम करता है और उस सेल को हम लोग संक्षारण सेल बोलेंगे, क्योंकि संक्षारण पढ़ रहे हैं तो ये वह सेल कहलाएगा संक्षारण सेल। और जो सेल में शुद्ध लोहा रहता है वो एनोड का काम करेगा और अशुद्ध लोहा कैथोड का काम करेगा। और एनोड जो नमी जिसमें ऑक्सीजन भी रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी विलय रहता है वो विद्युत अपघट्य का काम करेगा। और शुद्ध लोहा एनोड का काम कर रहा है, इसलिए शुद्ध लोहा में ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। तो यहाँ पे अशुद्ध लोहे की सतह सेल का काम कर रहा है, शुद्ध लोहा एनोड बनाएगा और अशुद्ध लोहा कैथोड बनाएगा। और जो दोनों की में ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया होगा एनोड और कैथोड में, उसके बाद जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनेगा वही कहलाएगा जंग। तो आयरन सबसे पहले एनोड पे ऑक्सीकृत होता है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। तो इसके लिए जो मानक अपचयन विभव का मान होता है माइनस 0.44 वोल्ट रहता है। यह है उसका लोहे में जंग लगने की क्रियाविधि। तो इसमें ये लोहा का सतह है, यहाँ पे शुद्ध लोहा है तो ये एनोड की भांति काम करेगा, अशुद्ध लोहा कैथोड की भांति काम करेगा। जल की बूंदों के संपर्क में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन क्या करेगा, Fe2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, माने कि एनोड में ऑक्सीकरण होगा। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है उसको यहाँ पे जो अशुद्ध लोहा है कैथोड वो ग्रहण करेगा, माने कि जो हाइड्रोजन रहेगा H+ आयन इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके H2O बनाएगा। यहाँ से समझते हैं जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रहता है ये दोनों क्रिया करके बनाते हैं H2CO3 और यहाँ से ये टूटता है H+ और HCO3- में। तो जो H+ है ये H+ यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको ग्रहण करेगा H+ और ये बनाता है 2H। तो 2H बनाने के बाद ये जो 2H है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O बनाता है, ये हो गया। और उसके बाद जो ऑक्सीजन है और 4H है 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2H2O ये भी बनाता है। तो यहाँ पे जो कैथोड पे होने वाली अभिक्रिया है यहाँ ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, तो इसके लिए मानक अपचयन विभव का मान 1.23 वोल्ट रहता है। अब इसमें जो एनोड और कैथोड की अभिक्रिया का योग करेंगे तो कुल अभिक्रिया मिलेगी, जो के जिसके लिए E0 सेल का मान हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पे एनोड अभिक्रिया कैथोड अभिक्रिया को जोड़ने पे यह अभिक्रिया मिलती है और इसके लिए E0 सेल का मान 1.67 वोल्ट मिलता है। तो वहाँ पे जो आयरन ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीजन रिड्यूस होता है और H2O बनता है, इन सब से मिल करके फेरिक ऑक्साइड का निर्माण यहाँ पे होगा। और फेरिक ऑक्साइड जो H2O से रिएक्शन करेगा नमी से और ये बनाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो कि जंग कहलाता है। तो ये था जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। उसके बाद जो संक्षारण को बढ़ाने वाले कारक, तो संक्षारण को बढ़ाने वाले कारक नमी और वायु। जंग लगने के लिए नमी और वायु का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें से कोई एक भी नहीं होगा तो जंग नहीं लगेगा और ये दोनों होंगे तो जंग लगने की क्रिया और जल्दी अधिक गति से होती है। दूसरा है अशुद्धियों की उपस्थिति। तो जितनी ज़्यादा अशुद्धि होगी उतना ज़्यादा जंग लगता है। धातु की क्रियाशीलता, अधिक क्रियाशील धातु रहेगा तो जल्दी क्रिया करेगा और जल्दी उसमें जंग लगेगा। जो भी धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर रहेंगे वो जल्दी जंग उसमें लगता है क्योंकि उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। उसके बाद है विद्युत अपघट्य की उपस्थिति। तो किसी भी जो विद्युत अपघट्य की उपस्थिति से
किसी भी क्रिया में जंग लगने की दर बढ़ जाती है। अगर हम लोग नमक को रख देंगे लोहे की सतह पे तो उसमें जल्दी जंग लगता है। इसलिए जो समुद्री जल में संक्षारण तीव्र गति से होता है, क्योंकि समुद्री जल में नमक की मात्रा पाई जाती है। वायुमंडल में CO2, SO2 जैसे गैसों की उपस्थिति से संक्षारण की दर बढ़ जाती है। धातु की सतह पे विकृति। अगर धातु की सतह मुड़ा हुआ हो, खरोज वाला हो या असमतल हो या अनियमित सतह हो तो उसमें जंग पहले लगता है। माध्यम का pH। क्षारीय माध्यम में जंग लगने की गति धीमी रहती है, लेकिन अम्लीय माध्यम में जंग तेजी से लगता है। तो ये था प्रभावित करने वाले कारक जो कि संक्षारण को प्रभावित करते हैं या फिर बढ़ाते हैं। उसके बाद आता है संक्षारण से बचाव। तो धातु की सतह को पेंट करके अगर पेंट कर देंगे तो धातु की सतह सीधे संपर्क में नहीं आएगा वायुमंडल के और जंग लगने को कम किया जा सकता है। धातु की सतह पर परत चढ़ाकर धातु की सतह पर उससे ग्रीस, तेल या ग्रीस या कुछ रसायनों का परत चढ़ा देते हैं, जैसे कि बिसफिनाल की पतली परत चढ़ाकर उन्हें वायुमंडल के नमी और वायु के संपर्क में आने से रोकते हैं और उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। तीसरा, विद्युत लेपन द्वारा। विद्युत लेपन द्वारा जो निकिल, क्रोमियम जैसे पदार्थ जिसमें संक्षारण नहीं होता है या संक्षारण होने की संभावना जिनमें नहीं पाई जाती है, उन धातुओं की परत संक्षारित होने वाले पदार्थों पर चढ़ा देते हैं विद्युत लेपन विधि द्वारा या इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा, तो उसमें जंग लगने से बचाया जा सकता है। बलिदानी या उत्सर्ग रक्षण, माने ऐसी धातु की परत चढ़ाई जाती है जिसमें धातु से ज़्यादा क्रियाशील हो। किसी धातु पे ऐसे धातु की परत चढ़ाई जाती है जिसमें जिस धातु पे जंग लगने की संभावना है उससे अधिक क्रियाशील हो वह धातु, तो ऐसे धातु में जंग लगने की संभावना कम रहती है। तो इनका उपयोग उस समय किया जाता है जब अधिक सक्रिय धातु के द्वारा किसी धातु को बचाना हो, तो अधिक सक्रिय धातु की परत नष्ट होती है और इसमें जो जंग लगने वाला पदार्थ रहता है वो सुरक्षित रहता है। तो ये कहलाता है बलिदानी या उत्सर्ग रक्षण। तो इसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें जिंक की परत चढ़ाते हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो इस प्रक्रिया द्वारा इसमें लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। उसके बाद आता है विद्युत रक्षण या कैथोडिक रक्षण। तो इसमें यह एक प्रकार का बलिदानी रक्षण ही होता है। इसमें धातु जो उससे बनी रहता है उसको संक्षारण से बचाने के लिए जो जमीन के अंदर दबी रहती है उन धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको कैथोडिक रक्षण भी बोला जाता है। जैसे लोहे का पाइप या पेट्रोल या डीजल के टैंक जो जमीन के अंदर गड़े हुए रहते हैं उनको जंग लगने से बचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। या जहाज की पेंदी को संक्षारित होने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जो पाइप रहते हैं उसके साथ मैग्नीशियम या फिर जिंक को जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण सक्रिय धातु जैसे जिंक या मैग्नीज के कारण उसका मानक अपचयन विभव कम होता है और जंग लगने से बचाया जा सकता है। उसके बाद जंग विरोधी विलयन बनाना। तो जो धातु रहता है लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए उसको उबलते हुए प्रबल क्षारीय फास्फेट या क्षारीय क्रोमेट के विलयन में डुबाया जाता है, जिसके कारण इनके ऊपर धातु के फास्फेट और क्रोमेट की
अविलेय परत चढ़ जाती है। माने उबलता हुआ प्रबल क्षारीय फास्फेट या क्रोमेट में डुबाएंगे तो उसमें क्रोमेट